चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या को बढ़ाने पर उसके अंतः कोण का मान बढ़ता है एवं बहिष्कोण का मान घटता है। यदि आप एक समबाहु त्रिभुज की परिकल्पना करें, ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज को ले लेते हैं और एक स्क्वायर को ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतः कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के बराबर होता है। और यह स्क्वायर में कितने कितने डिग्री के होते हैं? तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो देखिए, तो इसमें भुजाओं की संख्या 3 है, तो अंदर में 60 डिग्री का कोण बना, और इसमें भुजाओं की संख्या 4 है, तो अंदर में 90 डिग्री का कोण बना। यानी कि भुजाओं की संख्या बढ़ाने पर अंतः कोण का मान भी बढ़ेगा, भुजाओं की संख्या घटाने पर अंतः कोणों का मान घटेगा। इसका ठीक उल्टा भी सही है कि भुजाओं की संख्या बढ़ाने पर अंतः कोण का मान तो बढ़ेगा, लेकिन बहिष्कोण का मान घटता जाएगा। भुजाओं की संख्या घटाने पर अंतः कोण का मान तो घटेगा, लेकिन बहिष्कोण का मान बढ़ेगा। यहां पर गौर करें, बहिष्कोण का मान कितना हो जाएगा? 120, और यहाँ पर बहिष्कोण का मान कितना हो जाएगा? तो 90। तो भुजाओं की संख्या बढ़ाने पर बाहर में बनने वाला कोण जो है अंदर में बनने वाले कोण के बनिस्पत घटते चला जाएगा। यहाँ पर दोनों इक्वल है, क्योंकि चतुर्भुज की यहाँ पर चर्चा है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। भुजाओं की संख्या यदि आप बढ़ा देते हैं तो बाहर में जो कोण एंगल का निर्माण होगा वह जो है घटता चला जाएगा। अब भुजाओं की संख्या घटाने पर बाहर में जो एंगल बनेगा उसका मान जो है बढ़ता चला जाएगा। तो चतुर्भुज में बाहर में कितना 90 डिग्री का एंगल बना, और यहाँ पर त्रिभुज में बाहर में 120 डिग्री का कोण बना है। तो भुजाओं की संख्या कम है तो बाहर में ज्यादा कोण बनेगा, और भुजाओं की संख्या ज्यादा है तो बाहर में कम डिग्री का निर्माण होगा। चलिए, उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, किसी भी बहुभुज के लिए प्रत्येक अंतः कोण निकालने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ध्यान देंगे, सभी अंतः कोणों के योगफल में जितने साइड्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे षष्ठभुज ले लेते हैं, यहां पर एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। तो अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल इतना होगा n-2 इंटू 180, और जितने आपके साइड्स हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, यह प्रत्येक अंतः कोण का मान आ जाएगा। षष्ठभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा? तो षष्ठभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 बाई n के माध्यम से। तो षष्ठभुज की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो षष्ठभुज में 6 भुजा होते हैं, तो n के स्थान पर 6 रखेंगे, तो 6 - 2 इंटू 180 बाई 6। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो प्रत्येक अंतः कोण कितना हो जाएगा? 120 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसका अंतः कोण 135। यहाँ पर 6 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है तो अंतः कोण 120। यानी कि भुजाओं की संख्या यदि आप बढ़ा देते हैं तो अंतः कोणों का मान भी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। चलिए ध्यान देंगे अगला कॉन्सेप्ट पर। यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण थीटा हो, प्रत्येक अंतः कोण क्या हो? थीटा हो, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या n क्या होगी? तो अंतः कोण की चर्चा की जाए तो सभी भुजाओं का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा,
n भुजाओं की संख्या बराबर 360 बाय 180 माइनस थीटा। एक उदाहरण के तौर पर यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला गया है 360 बाय 180 माइनस 135। कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो यह ऑक्टागोन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जिसका अंतःकोण 135 का होगा वह ऑक्टागोन होगा। चलिए, किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग और बाह्य कोण का योग का अनुपात यदि भुजाओं की संख्या n हो तो क्या होंगे? तो ध्यान दीजिए तो जरा सा, अंतःकोणों का योग बट्टा बाह्य कोणों का योग अथवा प्रत्येक अंतःकोण बट्टा प्रत्येक बाह्य कोण बराबर n-2/2। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करें। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, आप एक त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण ले लें और प्रत्येक आप बाह्य कोण ले लें। जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल तो कितना होगा? सभी अंतःकोणों का योगफल या प्रत्येक अंतःकोण का मान। देखिए, सभी अंतःकोण का योगफल और सभी बाह्य कोण का जो योगफल का अनुपात होगा वही अनुपात प्रत्येक अंतःकोण का और प्रत्येक बाह्य कोण का होगा। इसीलिए यह दोनों फार्मूला क्या है? सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की परिकल्पना करें तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री का हो जाएगा और प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 120 का होगा, बराबर में n-2/2। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, यहां पर क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो 2 = 2n-4। इसको इस तरह तो 2n बराबर 6, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। तो याद रखेंगे हम लोग, अंतःकोण का योग बोले या प्रत्येक अंतःकोण का मान बोले, दोनों एक ही बात होता है, क्योंकि उसको जब काटते हैं, योगफल को काटेंगे ऊपर नीचे तो एक रेशियो देगा, एक अनुपात देगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर समझाया गया है, यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात रेशियो 7:2 हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो यह रेशियो 7:2 लिखा गया है, तो इस स्थान पर आप रेशियो 7:2 लिख देंगे। बाकी को ज्यों का त्यों छोटा सा कैलकुलेशन होगा, n का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर, उत्तल बहुभुज। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को जो यह चैप्टर में पढ़ना है अमूमन उत्तल बहुभुज के बारे में ही पढ़ना है। उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 से छोटा होता है। जैसे आप हेक्सागोन ले लेते हैं तो उसमें प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 120 के बराबर। जैसे ऑक्टागोन ले लेते हैं तो उसमें प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री के बराबर होता है? 135 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 से छोटा होता है वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। अगला कॉन्सेप्ट, अवतल बहुभुज कॉनकेव पॉलीगॉन। सामने एक आकृति दी गई है, ध्यान दीजिएगा, इसका कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। कम से कम एक अंतःकोण कम से कम
एक, कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। चूंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल का निर्माण होता है, तो यह तो कुछ तो अल्फा बीटा कुछ भी एंगल का निर्माण होगा ही, यहां पर भी अल्फा बीटा गामा कुछ भी तो बनेगा ही। तो यहां पर जो एंगल पूरा यहां से यहां बना वह 180 प्लस कुछ और भी बनता है। यहां पर 180 प्लस 2 अल्फा का बन सकता है। 45 है तो 180 प्लस 90 बनेगा। 30 है तो 180 प्लस 60 बनेगा। इस प्रकार से तो कहा जा रहा है कि एक ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा हो अवतल बहुभुज कहलाता है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर। यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो उसके विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 होंगे। एक उदाहरण के तौर पर लिया गया है, समचतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर यदि आप एक समबाहु त्रिभुज की कल्पना करें तो इसमें कोई भी विकर्ण नहीं बनेगा। यदि आप सिर से सामने की भुजा पर आप एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे तो यह आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, यह विकर्ण डायगोनल नहीं होंगे। यहां देखिएगा एक जो है समचतुर्भुज की चर्चा की गई है, तो इसमें जो है आपका ये दोनों देख रहे हैं, यह आपका विकर्ण है। एक समान चतुर्भुज की कल्पना कर ले हम लोग। ध्यान दीजिए, एक चतुर्भुज की परिकल्पना करते हैं तो इसमें भी कितने विकर्ण होंगे, तो 2 विकर्ण होंगे। तो यह फार्मूला के माध्यम से ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो n के स्थान पर देखिएगा, n के स्थान पर हम लोग 4 रखेंगे, क्योंकि 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति है, 4 साइड से इसके, तो n के स्थान पे हम लोग 4 रखेंगे। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, छोटा सा है 2 आएगा, तो यही आपका 2 विकर्ण बनेगा। हेक्सागोन में कितने विकर्ण बनेंगे, तो हेक्सागोन में गौर कीजिएगा, हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं, तो n के स्थान पे कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो कितने विकर्ण बन जाएंगे, तो 9। तो विकर्णों की संख्या हेक्सागोन में 9 होंगे। चलिए, ये जो विकर्णों की संख्या की जो पुष्टि होती है वो कैसे होती है, थोड़ा इस पर हम लोग गौर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया है, नीचे में कुछ नोट में लिखा गया है और इसको भी समझाना अति आवश्यक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज में कितने विकर्ण बनेंगे, यदि आप कोई समबाहु त्रिभुज की चर्चा कर लेते हैं तो इसमें कोई भी विकर्ण नहीं होगा। और फार्मूला पर भी यदि आप कंसीडर करेंगे इसको, तो n के स्थान पे कितना रखेंगे, तो 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 में 3 को माइनस करेंगे 0, 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0/2 यानी कि 0, तो 0 है ऊपर, नीचे में 2 है, तो 0/2 यानी कि 0। अगर 0 नीचे रहता तो इन्फिनिटी हो जाता। किसी भी नंबर के नीचे में 0 हो जाने पर वह जो है इन्फिनिटी को दर्शाएगा। तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या यहाँ पर 0 बन रही है, और यह चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी बन रही है, तो 2 बन रही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह विकर्णों की संख्या को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं। एक फार्मूला होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा, विकर्णों की संख्या की पुष्टि कहां से होती है, इस पर गौर कीजिए। हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी,
उसमें हम लोग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आदि की चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है कि हम लोग विकर्णों की संख्या की पुष्टि कैसे करते हैं, उस पर थोड़ा सा आइए चर्चा कर लें। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है, पहले इसको देख लीजिए। तो जैसे फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 6 को कैसे लिखेंगे? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 7, 8 को आप कंसीडर कर सकते हैं। छोटा सा जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी विशेष जानकारी के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी में जो है पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक फार्मूला को हम लोग कंसीडर करना चाहते हैं, एनसीआर। एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इसके माध्यम से हम लोग विकर्णों की संख्या की पुष्टि करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे यदि एक आपका स्क्वायर है, इसमें कितने विकर्ण है? तो 2 विकर्ण है। और इस फार्मूला के माध्यम से यदि n के स्थान पर हम लोग 4 रखते हैं और r के स्थान पर 2, यह भुजाओं की संख्या को कंसीडर करेगा और यह जो है विकर्ण को कंसीडर करेगा। क्योंकि 2 बिंदु को आपस में मिलाने से एक विकर्ण का निर्माण हो रहा है, अतः यहाँ पर यह बिंदु है। तो इस फार्मूला के माध्यम से इसको सोल्व कीजिएगा तो फैक्टोरियल आपका 4 हो जाएगा बाय फैक्टोरियल 4 माइनस यहाँ पर 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे 6 आएगा। जबकि यहाँ पर विकर्णों की संख्या कितनी दी गई है? तो आपका 2 दिया गया है। और यहाँ पर इस फार्मूला के माध्यम से विकर्णों की संख्या कितनी आ गई है? तो 6। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि इस पॉइंट से यह दोनों पॉइंट से या ये दोनों पॉइंट से केवल विकर्ण की ही रचना नहीं हो रही है, बल्कि साइड्स की भी रचना हो रही है। इसमें जो है विकर्ण के साथ साथ हम लोग साइड को भी कंसीडर कर लिए हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर को हम लोग कंसीडर करते हैं। यह स्क्वायर में यह 2 विकर्ण और यह 4 साइड को लिया गया है। तो यह 2 विकर्ण यह कैसे प्राप्त होंगे? 2 बिंदुओं को मिलाने से एक विकर्ण, यह 2 बिंदुओं को मिलाने से यह एक विकर्ण, लेकिन 4 साइड्स भी हैं। ध्यान दीजिए, तो एक यहाँ पर यह जेड की परिकल्पना कर लीजिएगा। इसी में देखिएगा, यहाँ पर हम लोग यह जेड की परिकल्पना कर लेते हैं और इसी में एक n को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यह आपका 2 बिंदु और यह 2 बिंदु, यह 2 बिंदु से एक आपका विकर्ण की रचना हुई है और 2 साइड्स। उसी प्रकार से यह 2 बिंदु से एक विकर्ण की रचना हुई है और ये 2 साइड्स। तो हम कह सकते हैं NCR अर्थात 4C2 में यह जो 2 बिंदु है, इससे न केवल साइड्स ही बनते हैं बल्कि विकर्ण भी बनते हैं। अतः विकर्णों की संख्या के लिए हम लोग NC2 माइनस n को कंसीडर करते हैं। तो आपको इस बिंदु से केवल विकर्ण ही नहीं बनता दिख रहा है, बल्कि साइड्स भी बनते दिख रहे हैं। अतः हम लोग 4 जो साइड्स हैं उसको क्या करेंगे? उसमें हम लोग माइनस कर लेंगे। अतः फाइनली जो फार्मूला उभर के जो आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फाइनली फार्मूला उभर के आएगा इस प्रकार से आएगा। विकर्णों की संख्या के लिए ध्यान देंगे, NC2 माइनस n, ठीक है ना। जितने साइड्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। ध्यान दीजिए, तो NC2 माइनस n के माध्यम से
फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस n। आगे का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। अंदर वाला जब बाहर निकलता है तो अंदर में हमेशा एक घट जाता है, तो n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। आगे का कैलकुलेशन देखिएगा, यहाँ पर अंदर में एक और माइनस कर लेते हैं, तो अंदर वाला जो वैल्यू होता है बाहर में आके गुना हो जाता है और अंदर में एक घट जाएगा, तो इसमें एक और घटेगा तो n माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2। ध्यान दीजिएगा, इससे यह कैंसिल हो गया, माइनस n माइनस n माइनस n। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 माइनस n। आगे का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बाई 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। n को कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन आ गया, अंदर में बच गया n माइनस 3 बाई 2। यही फार्मूला उभर कर सामने आता है। तो हम कह सकते हैं विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3 बाई 2। उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे।